बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सैयद ज़फ़र अब्बास नकवी। मैंने 2006 में सार्क यूथ अवार्ड फॉर प्रमोशन ऑफ टूरिज़म इन पाकिस्तान एंड साउथ एशिया सार्क ममालिक से जीता। इसके अलावा मैंने सियाहत ज़िला कसूर किताब लिखी जो दुनिया चैनल में और दुनिया अखबार में डाइजेस्ट में छपती रही। आज मेरे जनाब अहमद अदनान तारक साहब के पास आने का मकसद ये था कि बच्चों के लिटरेचर पर जो इन्होंने काम किया है उस लिटरेचर के हवाले से इनसे बात की जाए और जो बच्चों की जो फैंटेसीज़ हैं, बच्चों की तरबियत के हवाले से जो लिटरेचर अपने असरात छोड़ता है, इनके मामले में इनसे बात की जाए और इनकी जो अपनी नज़में हैं इंग्लिश में, उर्दू में इनकी बुक्स हैं, उन पर सीरे हासिल गुफ्तगू की जा सके। अहमद अदनान साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं बहुत ज़्यादा एग्ज़ाल्टेड फ़ील कर रहा हूँ, खुशी फ़ील कर रहा हूँ कि आपके पास आपके ये इस लाइब्रेरी में आपकी कलेक्शन जगह में मैं हाज़िर हुआ हूँ और मैंने बहुत सी चीज़ें देखी हैं जो पाकिस्तान भर में नायाब चीज़ें हैं। वे बैक आपने 1909, 1914 और इसी तरह पिछले सालों की सदियों पुरानी, सैकड़ों साल पुरानी जो नायाब लिटरेचर था बच्चों के हवाले से, वो आपने कलेक्ट किया है, इकट्ठा किया है, आपने उसको अपनी लाइब्रेरी में जगह दी है और उसको आपने अपकीप किया है, साथ में उसको मेंटेन किया है। आपने लाइब्रेरी साइंटिस्ट की तरह एक अपने बच्चों की तरह इस लिटरेचर की परवरिश की है। ये आपको शौक़ कैसे चुराया? पहले तो मैं आपको खुशामदीद कह लूँ। वैसे तो आज होस्ट मेरे आप हैं, तो लेकिन ये है कि फिर भी मेरा बनता है कि मैं सबसे पहले आपको खुशामदीद करूँ। आपका शुक्रिया। और दूसरा आपको यकीन दिलाऊँ कि ये आप ही की लाइब्रेरी है, बल्कि हर उस बंदे की लाइब्रेरी है जो एक सरगर्दा था इस तलाश में कि ये जो पुराना लिटरेचर है जिसकी हमें कभी की ज़रूरत थी, बल्कि उन राइटर्स का ये काम था या उन लोगों का काम था जब ये बड़े राइटर्स जो हैं इस दुनिया से गए या उनका काम जो कंप्लीट हुआ तो उसके बाद ही इनको पैक करना शुरू करना चाहिए था और इनको संभाल लेना चाहिए था। आज मैं समझता हूँ कि 79 से ये एक बड़ा वैक्यूम गुजरा है पाकिस्तान में बच्चों के लिटरेचर का, जिसमें किसी ने ये ख्याल नहीं किया। तो इसलिए मुझे थोड़ी मुश्किल हुई बड़ी। मैंने 78 तक जो है ना जी वो बच्चों के लिए लिखा जब मैं ख़ुद बच्चा था। फिर वो ग्रो अप जैसे हो जाता है बच्चा, कॉलेज में चले गए, उसके बाद बड़ों के लिए पढ़ना शुरू किया। लेकिन एक इंसिडेंट के बाद फिर मैं वापस आया। आपको इल्म ही है कि वो एक इंसिडेंट जो मेरी ज़िंदगी में जिसकी वजह से मेरी टांग पैरालाइज़ हुई, तो उसके बाद फिर मेरे करने के लिए यही था, मैंने सोचा कि मैं बच्चों के चिल्ड्रन लिटरेचर जो है उसको मैं दोबारा मतलब जो है एक जगह पे इकट्ठा करूं। तो मैं समझता हूं कि वो सारी हार्ड जो एक शिप थी और जो एक पूरा एक सफ़र था, उसके बाद आप देख रहे हैं कि मैं आपके सामने सुरखरू बैठा हूं और इतना सारा लिटरेचर जो इकट्ठा किया है। तो आज आपकी वजह से मैंने एक दो लफ्ज़ जो हैं वो एक हमारी बहुत ही बड़ी शख्सियत के बारे में हमें इल्म हुआ है कि वो फौत हो चुके हैं 2018 में। जी, मैंने नकवी साहब की इजाज़त से एक छोटा सा मैसेज आज कन्वे करना था ऑन कैमरा कि आज एक शौक़ की हालत में हूँ मैं। हमारी मिन हैसल कौम एक बेहिसी है कि आज मुझे पता चला कि हमारी बच्चों के एक बहुत बड़े राइटर जो हैं जिनका नाम सलीम अहमद सिद्दीकी साहब था, वो 2018 में फ़ौत हो गए और बड़ी तरद्दुद से और बड़ी तगोदो से पता चला कि वो फ़ौत हो गए हैं। उनके बेटे से रब्ता किया गया और बड़ी देर के बाद उनका घर तलाश किया, तब कहीं जाके ये रूफ़रसा ख़बर जो है हमें पता चली कि वो फ़ौत हो गए। तो उनका बहुत काम था, वो तदरीस से उनका तल्लुक़ रहा, सारी ज़िंदगी पढ़ाते रहे। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में और कई यूनिवर्सिटीज़ में उन्होंने पढ़ाया। साथ वो बच्चों के लिए तर्जुमा बहुत अच्छा करते थे। बेतहाशा नावल्स जो हैं उनके वो बच्चों के लिए उन्होंने लिखे। एक तो मेरे बिल्कुल पास ही पढ़े, क्योंकि इन दिनों मैं उनके मज़मून की तैयारी कर रहा था, जिसकी वजह से मुझे उनकी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। जो मेरे दौर के नकवी साहब ये नावल नन्हे शैतान, हाँ जी, ये मेरे दौर के जो बच्चे थे ये सीरीज़ उन्होंने पढ़ी हुई है। एक ही बुक अभी मैं आपका, उसके बाद फिर वो मज़मून में आप देख लेंगे। तो इसके वो राइटर थे और बहुत सी किताबें जो हैं बच्चों के लिए वो उन्होंने फिरोज़ की तरफ से लिखी। तो तारिक साहब, ये क्या आप इसको अलमिया नहीं समझते कि आजकल बच्चों के हाथ में टैब, कंप्यूटर और टीवी है और टीवी पे हर वक्त हमा वक्त तो मसरूफ़ रहते हैं?
हमा वक्त टैब उनके हाथ में है और टैब में उनकी तरबियत या बेतरबीती हो रही है और वालिदैन को इसका होश तक नहीं है। सर बच्चों को तो हम इसका वो दोष दे ही नहीं सकते ना जी, बच्चे तो बच्चे ही हैं। बेसिकली तो इसकी तालीम के सारे ज़िम्मेदार जो हैं वो उनके पेरेंट्स ही हैं। और पेरेंट्स से ज़्यादा मैं समझता हूँ कि एक चेन ऑफ कमांड हमारी टूट गई बड़े साल पहले, इश्तियाक अहमद साहब और ए साहब के नावलों के आने की वजह से। और 79 में, चले मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन हमारे मुल्क में एक इवेंट हुआ था, मार्शल लॉ का दौर था। तो आपको पता है एक इंटरनेशनल स्टडी है कि हमारा जो सारा फ़नून लतीफ़ा था, सारा लिटरेचर फ़नून लतीफ़ा सारा ही वो नोज़ डाइव हुआ था। तो उसमें बड़े सारे कंटेनर आया करते थे जिसमें किताबें थी, इंग्लिश की बुक्स हुआ करती थी। तो वो सारे कंटेनर्स बंद हो गए, लोगों ने तर्जमा करना छोड़ दिया, उनको नया मटेरियल आना बंद हो। तो जितने हमारे पुराने राइटर थे जो तर्जमा करते थे, जी बड़े बड़े जगाधरी नाम मकबूल जहांगीर साहब हैं, यूनुस असरत साहब हैं, इसरा ए हमीद साहब, ये सारे लोग जो हैं, सलीम अहमद सिद्दीकी साहब, ये सारे लोग जो हैं तर्जमा करना छोड़ दिया। कुछ वो ए हमीद साहब की अंबरनाक मारिया सीरीज़ पॉपुलर हो गई, इश्तियाक अहमद साहब की वो महमूद फ़ारूक फरदाना जो जासूसी नावल थे वो पॉपुलर हो गए, और उसमें थोड़ा सा वो रिलीजियस एलिमेंट भी आ गया। तो वो मदरसों में जानी शुरू हो गई किताबें। आम जो हमारे बच्चे थे, किसी बंदे ने ये ख्याल ही नहीं किया कि वो बच्चे दे आर डिवाइड ऑफ गुड लिटरेचर नो। अब मुझे बताएं कि एक कहानी जिसमें सिर्फ नसीहतें ही हैं, वो नसीहत जो है वो आपने भी अपने बच्चों को करनी है, मैंने भी करनी है, वो हेडमास्टर साहब के पास जाना है तो उन्होंने भी करनी है, टीचर्स ने भी करनी है, तमाम तरफ से एक तरह ट्यूशन वालों ने भी करनी है। अब जब सिर्फ नसीहतें ही नसीहतें सब मिलनी हैं, तो एक बच्चा जिसका जेब खर्च जो है वो कोई 25 रुपीज़ है, और वो जमा करके, जैसे हम बचपन में जमा करके किताबें लेते थे, शौक़ था, तो अगर उनको कहानियों में भी वही नसीहतें ही मिलनी हैं तो वो पागल तो नहीं है। वो बेचारे कोशिश ये करेंगे कि वो इसकी कोई चॉकलेट ख़रीद लें या कोई वीडियो पे कोई चीज़ देख लें, और जो उनका वो फैंटेसी टाइम है वो डोरेमोन देखें या भीम देखें। एक और आप जैसे आपने फरमाया भीम के हवाले से, वैसे तो ये भी इल्ज़ाम लगाया जाता है चिल्ड्रन लिटरेचर के हवाले से कि इमरान सीरीज़ की, इब्ने सफ़ी साहब की, या और जो नवंबर हमारे ज़ोमा लिखने वाले राइटर साहिबान थे, उनकी किताबें पढ़ के बच्चे अपनी असल तालीम से हट जाते थे। बाइनों ही इस वक्त हालात ये हैं कि हमारे बच्चों की जो लैंग्वेज है उसमें डिस्टर्बेंसेस आ रही हैं, हिंदी के अल्फाज अपनी लैंग्वेज में इस्तेमाल कर रहे हैं, कार्टून्स जो हैं देखते हैं उनमें उनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस पाया जा रहा है, कार्टून से मुतासिर नज़र आते हैं। कार्टून करैक्टर्स जो हैं वो हमारे इस्लामी करैक्टर या हमारे माशरती, हमारे मुल्क के हवाले से या हमारे माशरत से जुड़े हुए करैक्टर्स के अलावा उनसे हट कर वो बैरून मुल्क की जो जलगार है, एक मीडिया जलगार है, कार्टूनिस्ट जलगार है, उसके वो ज़ेरे असर नज़र आते हैं। और हमारे वालिदैन को हरगज़ भी उसका इल्म नहीं हो पा रहा कि हम किस कैफियत से और कर्ब से गुज़र रहे हैं, और बच्चों की जो फ्यूचर उनका एक आइडियोलॉजिकल और इसके अलावा उनकी जो नज़रियाती तौर पे और समाजी, माशरती, तरबियती, मजहबी इक़दार के हवाले से कोई भी तरबियत नहीं हो पा रही। इसके मामले में आप क्या कहेंगे? सर इसमें सबसे बड़ा अच्छा एनालिस्ट भी मैं ही हो सकता हूँ। मैंने 2 अदवार देखे ना बच्चों के। जब बंदा बच्चे से बड़ा हो जाता है तो फिर वो वापस नहीं आता। इसी तरह जिन राइटर्स ने बच्चों के लिए पहले लिखा, बाद में वो बड़ों के लिए लिखने लगे, इंतज़ार हुसैन साहब या हसीना मोइन साहबा, ये सारे लोग पहले बच्चों के लिए लिखते रहे, लेकिन उसके बाद फिर ये बच्चों के तरफ वापस नहीं। किशोर नहीं साहबा। अब मेरे 2 दौर हैं, समहाउ अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिए। एक तो 78 तक, आपको याद है, जब तक मैं बहुत छोटा था तो मैं कहानियाँ लिखता था। उसके बाद 36 साल के बाद एक ख़ास इंसिडेंट की वजह से मैं दोबारा आया, तो मुझे दोनों अदवार देखने का मौका मिला। तो मैंने देखा कि इस दौर में ऐसी कोई अदबी चीज़ नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं बच्चों के लिए ना, उनकी फैंटेसी के लिए। तो देखें, कल शेक्सपियर का दिन था, उसका यौम वफ़ात भी था और यौम पैदाइश भी था। तो उसी की वसातत से दुनिया में हम बच्चों की किताबों के आलमी दिन को मनाते हैं, या आलमी दिन मनाते हैं किताबों का। तो उसका ये कहना था कि अगर आपने बच्चों को एजुकेशन देनी है तो उन्हें परियों की कहानियाँ सुनाएं, और अगर उन्हें मज़ीद एजुकेशन देनी है तो उन्हें मज़ीद परियों की कहानियाँ सुनाएं। ये उसका वर्चन था। अब हमने क्या किया है, हमने उनकी मज़ीद कहानियाँ देना बंद कर दिया। जब हमारे दौर में ये इतने बड़े इसाज़ा थे और एक लाइन लगी हुई थी, मतलब ए हमीद आखिरी बंदे थे। ये इश्तियाक अहमद साहब 6 माह फिरोज़ के दफ्तर के बाहर बैठे रहे। एडिटर कौन था? सईद लख्त। वो इतना सख्त आदमी था
उसकी एडिटरशिप इतनी सख्त थी, वो देखता था सारी चीज़ों को। 6 माह उन्होंने लगाए इश्तियाक अहमद जैसे राइटर की पहली किताब छापने। तो उस वक्त जो अदब था, जो हो रहा था, उनका आपस में बड़ा कंपटीशन था। अगर विजुअल टीवी नहीं भी मौजूद था 70s में या अर्ली 70s में, लेट 60s में, 69 में कहीं जाके या 64 में टीवी आया, तो बहुत से घरों में टीवी नहीं था, लेकिन इतने राइटर काम कर रहे थे कि इनका आपस में बड़ा हार्ड कंपटीशन था। एक और मैं आपको गुजारिश करना चाहूँगा कि हमारे मुल्क में राइटर्स को उनके रॉयल्टी, उनको मुआवजा के हवाले से पॉलिसी पब्लिशर्स की बहुत ज़्यादा इस्तेहसाली है, जबकि बैरून मुल्क ख़ास तौर पे यूरोप में और अंग्रेज़ी लिटरेचर में हैरी पॉटर की मिसाल आपके सामने है कि एक चिल्ड्रन सीरीज़ शुरू हुई जो कि सीरीज़ में बदल गई, और वहाँ पे लिटरेचर के जो तख्लीक़कार थे उनको पेमेंट के हवाले से लिबरली पे किया गया। उस पर फिल्म्स बनी हैं, डॉक्यूमेंट्रीज़ बनी हैं, उनके नाम पर, हैरी पॉटर के नाम पर उनके जो किरदार तख्लीक़ किए गए, उनके नाम पर कई प्रोडक्ट्स माशरे में मार्केट में लॉन्च किए गए। इसी तरह जो हमारे मुल्क के राइटर्स हैं, इन्होंने वही लिटरेचर उसी तरह का तख़य्युलाती और फ्यूचरिस्टिक लिटरेचर तख्लीक़ किया, साइंसी फ़िक्शन तख्लीक़ की, लेकिन उनको आज तक ना तो रिकॉग्नाइज़ किया गया, ना ही उनकी कभी रॉयल्टी या उनकी पेमेंट मिली। इस मामले में आप क्या फरमाएंगे? देखिए, इसमें सबसे पहले तो मैं वो पिछली बात मैं ख़त्म करूं। कंपटीशन हर दौर में होता है, उनका आपस में कंपटीशन था। आज के जो राइटर हैं वो पीटते हैं जी कि हमारा जी दौर जो है ना मीडिया का दौर है, इसमें बच्चे जो है ना जी वो ज़्यादा टेलीफोन्स पे जाते हैं। तो भाई कंपटीशन तो सारी उम्र, आपने प्रोडक्ट ऐसी देनी है जिसमें अपने दूसरी जगह से कोई ना कोई अपना कस्टमर या अपना कोई व्यूअर आपने खींचना है। आप इतनी अच्छी चीज़ देंगे तो वो बच्चा खींचा चला आएगा। सबसे पहले तो अपना मटेरियल अच्छा करें ना जी। अब सिंपल इक्वेशन है कि अगर आपने वायबल नहीं होना या आपने कमर्शियल बेसिस पे सस्टेनेबल नहीं होना, आपने पैसे कमा के नहीं देने पब्लिशर को, तो उसने आपको पैसे कहाँ से देने? आपकी पिक्चर हिट होनी है तो आपके सारे, एक पिक्चर आपने लिख दी है वो हिट नहीं हुई, फेल होगी, आपके तो पैसे पूरे हो गए एज प्रोड्यूसर, डिस्ट्रीब्यूटर भी हो गए, लेकिन जो नीचे वाले लोग हैं उन तक पैसा नहीं पहुंचा, तो वो अगली किताब या अगली पिक्चर आपकी कैसे तख़य्युल करें? कभी नहीं लेंगे। ठीक है, मुनव्वर साहब हैं फैसलाबाद की अदबी दुनिया के हैं, तो मैं आलमोस्ट सारी जगह पता चल गया था पूरे पाकिस्तान में जी कोई राइटर है, एंड नोबडी न्यू मी इन द फैसलाबाद, इन माई सिटी। तो ये सब योर ओन रीजन इन्होंने प्रोजेक्ट किया, इनका जो पेज है फैसलाबाद, ये तो इनका शुक्रिया है, और इस तरह के रसाले जो हैं अभी भी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। जी बिल्कुल। एक और मसला अहमद अदनान तारिक साहब इस वक्त दरपेश है, वो ये है कि पब्लिशिंग हाउसेस बाय द पैसेज ऑफ टाइम दे आर वैनिशिंग। मिसाल आप ले सकते हैं फिरोज सन्स की पब्लिशिंग हाउस है लाहौर माल रोड पे, उसकी लोकेशन थी। अब देखें कि वो पब्लिशिंग हाउस इस वक्त अपनी आखिरी सांसें ले रहा है, और एक दो दुकानों के अलावा उनकी अभी शॉप्स बंद हो रही हैं। मसला इस वक्त ये है कि आपने जैसे फरमाया कि लिटरेचर पढ़ने का प्रोडक्ट आप ऐसा दें कि पढ़ने वाले निकल आएँ, लेकिन मसला ये है कि अब रुझानात बदल रहे हैं, उस रुझान के मुताबिक नए लिखने वाले राइटर्स क्या उसको एक्लेमेटाइज कर रहे हैं। अच्छा, इसमें हम दो बंदे आपको राय देंगे, पहले मैं अपनी दे देता हूँ, मुनव्वर साहब भी जानते हैं इस बात। देखें, दो चेंजेस हो गई। एक चेंज तो ये हुई है कि फिरोज सन्स ख़त्म नहीं हुआ। फिरोज सन्स का जो पुराना अदारा था, जिसे हम तो मक्का समझते थे बच्चों के हिसाब से, तो वो उन्होंने ख़त्म कर दिया। लेकिन जितने हमारे डिसेंट मॉल्स या नए डेवलप हो रहे हैं, उनमें बड़ी एडवांस किस्म की उनकी जो फ्रेंचाइजेज़ हैं वो फिरोज सन्स की मौजूद है। बेसिकली उन्होंने ख़त्म वो किया है जो नहीं बिक रहा था या जिसमें एनवायरनमेंट ऐसी नहीं थी, वो उसको हम इस तरह कर सकते, जैसे टेस्ट क्रिकेट है, उसको हम रिटेन रख सकते थे। हमारा गिला ये मॉडर्नाइज कर दिया है, उसको मॉडर्न शॉर्टन फॉर्म में कर दिया। ये जो पुराना ट्रेडिशनल था ना, इसको गवर्नमेंट को प्रिजर्व कर लेना चाहिए था। ये बड़े सारे लोगों की साइकी के साथ था। अब जो किताबें हैं, अब देखें, जो चिल्ड्रन लिटरेचर की हम बात करते हैं, जो अपर क्लास है हमारी, वो तो हैरी पॉटर की आपने बात की, वो तो जब उनकी किताब छपती है वो लंदन से मंगवा लेते हैं, दे हैव गॉट मनी। अच्छा, लेकिन हमने किन बंदों के लिए लिखना? हमने उनके लिए लिखना है जो मिडिल क्लास हैं या अपर मिडिल क्लास हैं। अपर मिडिल क्लास बेचारा इमिटेट करता है उसका पेरेंट कि हाँ, मैं अपने बच्चों को वही चीज़ दूँ जो अपर क्लास वाले दे रहे हैं। तो उनको हमने ऐसी किताबें देनी जो प्रेजेंटेबल होंगी, जो उनको सालगिरह का तोहफ़ा दिया जा सकेगा, जो उनकी लाइब्रेरीज़ में चले जाए।
हर चौथे दिन आप देखते हैं, कई दफ़ा तो हम इकट्ठे ही विज़िट करते हैं पुरानी अनारकली। हर संडे में आप देखें ज़मीन पे जो किताबें गिरी होती हैं वो इस काबिल ही नहीं होती कि वो किसी लाइब्रेरी में रखी जा सकें, या कि अगर आप किताबें ही इस तरह की छापेंगे, जो मिडिल क्लास वाले जो हैं वो इसको लेना पसंद नहीं करेंगे। अंदर का मटेरियल तो बाद में देखेंगे, आपका न्यून साइन ही अच्छा नहीं है, लेआउट उसका लेआउट ही अच्छा नहीं है, आपके कबाब जितने भी मज़े के हों ऊपर न्यून साइन ही अच्छा नहीं, प्रेजेंटेबल तो नहीं मुझे तो ये भी फिरे हुए हैं जी। बताएं फरमाइए। हाँ जी मनोहर साहब। सर बिल्कुल जैसे अदनान साहब ने कहा, जो चीज़ भी प्रेजेंटेबल नहीं होगी। अब हमारे दौर में जिस वक्त मैं मतलब थोड़ा सा लाइब्रेरीज के जाता था, और उस वक्त हम दोस्त कई दफ़ा कि एक किताब ले आए किराए पे और 2 बंदों ने मिलके पढ़ ली, तो वो जो तो ज़रा जानदार होती थी, प्रेजेंटेबल होती थी, उसका किराया भी दे दिया और वो 2 बंदों ने पढ़ के वापस भी चली गई उसी हालत में। लेकिन वो जो जिन रसालों की इन्होंने जिक्र किया, वो तो फिर यही था कि 4 आने का या 50 पैसे का 1 रुपए का आता था, पढ़ा किसी ने फेंक दिया, अच्छा लगा नहीं लगा। तो ये है कि अब जो इनकी किताबें हैं वो अगर मेरे घर में पड़ी हुई हैं, मेरे मतलब 50% बच्चे उनको पढ़ चुके हैं जो उस एज में हैं, कोई अजीज़ो कारब के आते हैं वो ले जाते हैं, लेकिन मैं भी वापस मांग लेता हूँ, वो भी वापस दे देते हैं। उसकी वजह कि किताब की वो एक जान है। हम जब फर्नीचर ख़रीदते हैं, पंखा ख़रीदते हैं, तो उस वक़्त हम ये देखते हैं कि ब्रांड हो या ये कितनी देर चलेगा। किताब को हम ये समझते हैं ये पूरी कौम का अलमिया है, ये पब्लिशर का, राइटर का अलमिया नहीं है कि जूता आप ख़रीदने जाते हैं उसके लिए आप कितने पैसे, कितनी उसकी गारंटी मांगते हैं, कितनी उसमें आप क्वालिटी मांगते हैं। और किताब जिसने आपके बच्चों का फ्यूचर बनाना है, उसको अब आप लास्ट प्रायोरिटी पे ले गए हैं कि अल्लाह करे कहीं से मुफ्त मिल जाए ना। करीबी से करीबी दोस्त आप आज कहें कि मेरी किताब छपी है, वो आपका 1200 रुपया भी उस पर ज़ाती खर्च आया होगा, वो कहेंगे मेरी कापी कितनी। दुरुस्त फरमाया। ये तो मुफ्त बारी वाली बात, राइटर को उसकी जो हकूक़ हैं और ख़ास तौर पे उसके जो इंटेलेक्चुअल हकूक़ हैं, उसके जो माशी हकूक़ हैं, साथ में जो पब्लिशिंग के मसाइल आ रहे हैं, राइटर साहबान जो लिखने वाले हमारे राइटर्स हैं वो अपनी जेब से ख़र्च करके किताब को पब्लिश करवा रहे हैं, ये एक मलमिया है। उसके बाद उसकी डिस्ट्रीब्यूशन के मसाइल आ रहे हैं। और इसके अलावा जो आखिरी बात जैसे आपने फरमाया वो ये है कि जो इस दोस्त को भी हम देते हैं वो उसे सजाए मुतालिया समझता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी किताब में ऐसा कंटेंट हो कि अगला बंदा खिंचा चला जाए, बच्चे उस किताब को आखिरी सफ़े तक पढ़ें। इस तरह अदनान साहब आपने थ्रू आउट योर लाइफ कैरियर एक तो कलेक्शन आपने की, साथ में आपने लातादाद किताबें लिखी, लातादाद अवार्ड्स आपके नाम पर हुए और कई आपको एजाज़ात से नवाजा गया, कई जगहों पे आपकी पजीराई की गई। इस हवाले से आपको कैसा फ़ील होता है? देखिए मैं अभी फालिया गया हूँ, वहाँ एक सेमिनार था, उसमें उन्होंने एक चिल्ड्रन सेक्शन भी रखा हुआ था, तो उसमें मैंने खड़े होके मैंने कहा यार किस सेल्फ पिटी का आप शिकार हो, सारे चिल्ड्रन राइटर भी थे वहाँ। मैंने कहा मुझे कोई तकलीफ़ नहीं। आपके लिटरेचर की वजह से तो माशाल्लाह अदबियात इत्तफ़ाल पर अभी काम हो रहा है और उसके कॉन्फ्रेंसेस होनी शुरू हो गई। एग्जैक्टली सर, मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा देखें मैं इधर आया हूँ फालिया, मेरे आने का पता चला है तो गुजरात हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटी जो जलालपुर जट्टा वाले, उन्होंने मुझे इन्वाइट कर लिया, मैं यहाँ पैसे लगा के आया हूँ, दे आर पेइंग मी फॉर वन डे, ठीक है ना जी। उन्होंने मुझे पे भी किया, बच्चों को मैंने वो पर डे एक टाइम गुजारा भी। देखें आप वायबल हैं, आप किसी को फ़ायदा देते हैं तो आपको पैसे मिलने। जिस दिन मैं पहले दिन एंटर हुआ हूँ तो ज़रा मैं उन इसाज़ा की मार खा के आया था जिनको मैंने यूनुस असरर साहब को पढ़ा था, मकबूल जहांगीर साहब को पढ़ा था, सहीद लक साहब को पढ़ा, इतने बड़े बड़े नामों को पढ़ा। तो उसके बाद जब मैं आया तो मुझे वो हज़म नहीं हो रहा था जो आज के दौर में था। तो मेरी जो पहली किताब, ये किताबें पढ़ी, इनमें से कोई उठा लें, ये मेरी पहली किताब थी जी, माशाल्लाह। ठीक है जी, ये देखें, ये मैंने खुद परचेज़ की है लाहौर से, ठीक है ना फराज साहब से। तो आप देखें ना कि अब आप मेरे दोस्त हैं, आप मेरे सीनियर हैं, या हमारा आपस में बहुत कोऑर्डिनेशन, बट आप नहीं ख़रीदेंगे, आप मेरा दिल और मेरी अदम मौजूदगी में, अगर आप मेरा दिल रखने के लिए शायद मेरी मौजूदगी में कुछ ख़रीद लें, लेकिन अगर मैंने आपकी गैर मौजूदगी में तो इसका मतलब है कि वो किताब अच्छी, उसी दिन से मेरा आपका तारुफ शुरू हुआ, ठीक है ना जी। तो ये किताब थी मेरी पहली, ठीक है जी। इसके बाद फिर मैंने सोचा कि अब ये किताब जो है ये आई है, और इसने खासा ना जी एक रिकॉर्ड कायम किया कि पहली दफ़ा 2013 के बाद ये एहसास होना शुरू हुआ कि बुक्स जो हैं वो हार्ड बाइंडिंग में भी आती हैं, उनको हमने सजाना भी है, बच्चों की बुक्स और उनको सजाना भी और उनको रखना भी है, ठीक है जी। ये नाम पीछे लिखा हुआ था। उसके बाद जो मेरी नेक्स्ट बुक आई वो मेरे जहन में था कि ये किताब जो है उससे कहीं अच्छी होनी चाहिए जो मेरी पहली किताब थी। तो जो मेरी दूसरी किताब थी उसमें ये मेरी दूसरी किताब थी, ये देखें, ये बारिश और गुलाब। अब इसमें जो टाइटल था
ये नौनिहाल की आर्टिस्ट हैं जी, ज़बरदस्त बेटी है वो, मतलब जो है ना जी उन्होंने इसका काम किया, ठीक है जी। मैंने उसका इसमें बड़ी प्यारी तस्वीर दी गई है जी जी बिल्कुल, और बच्चों की हर स्टोरी के साथ उसकी मुतल्लिका तस्वीर भी दी गई है, ग्राफिकली उसको बताया ये गया। मैंने आर्टिस्ट का बताया बाकायदा कि ये राबिया शेख आर्टिस्ट जो हैं नौनिहाल की आर्टिस्ट हैं। अच्छा, मुझे साहब ने कहा जी कि आप इसका टाइटल बनवाएं किसी ऐसे आर्टिस्ट से जो बड़ा नस्तलीक और बड़ा ज़बरदस्त। तो मैंने कहा नहीं भाई, ये बच्चों की किताब है, बच्चों में राबिया शेख के स्केचेस जो हैं वो फेमिलियर मकबूल हैं। इनकी जो टेढ़ी आड़ी तस्वीरें हैं वो ज़्यादा पॉपुलर हैं बच्चों में एज़ कम्पेयर टू वो नस्तली किस्म के काम में। तो अब देखें इसमें कोई 40 पिक्चर्स थी कलर्ड, ठीक है जी, और इसका स्केचेस बनाए गए हैं। ये देखें 40। अब इसका देखें ना हाथ में पकड़ के, ये मतलब जब भी कोई फादर लेगा प्रेजेंट करेगा तो सबसे पहले परी और तितली का तस्वर जब वो खरीदेगा तो उसे पता होगा कि भाई इसमें इतनी मेहनत हुई है, जी। तो ये इसके अंदर कंटेंट भी ठीक कोई शक। जब वो खोलेगा तो कंटेंट का पता चलेगा, तो आपका एक नाम हो जाता है। जब आप सेलेबल हो जाते हैं जी तो उसके बाद फिर लोग आपको काम देना भी शुरू करते हैं। और उसके बाद अब अगर आपने पम्फलेट ही छपवाने हैं, ठीक है जी, आई एम सॉरी टू से, मतलब राबिया पब्लिशर्स है या जो इन दिनों में काम कर रहे थे, तो वो अगले दिन मैं आपको एक छोटी सी बड़ी मज़े की आपको हिलेरियस बात बताता हूँ। अख्तर अब्बास साहब ने जो फूल के एडिटर हैं बच्चों के मैगज़ीन के, उन्होंने एक शाम मुनक्कद करवाई। मुजीबर रहमान शामी साहब को उन्होंने बताया जी कि राबिया पब्लिशर्स ने कोई 32-34 नए राइटर्स की किताबें छापी। मुजीबर रहमान शामी साहब तो ही वाज अमेज्ड कि जी पाकिस्तान में 34 बच्चों के राइटर पैदा हो गए। उन्होंने कहा जी कि शाम की चाय जो है ना मेरे घर में उनको पिलाएं। मतलब ऑल 32 राइटर्स जो है ना दे वेंट टू हिज हाउस, चाय शाय पी, उसके बाद जब वो किताबें दिखाई तो वो पम्फलेट थे, ठीक है जी। अभी ये एक राइटर साहब की मेरे पास पढ़ी हैं किताबें, तो वो मैं उनको वो जिल्द नहीं करवा सकता था, तो मुझे 12-14 उनकी जो सो कॉल्ड किताबें हैं, एक 2-2 सफ़े की, जैसे वो सेकंड क्लास के हमारे ऑक्सफोर्ड में आजकल यहाँ और इदारों में भी भाई 3-3 उनको सफ़ों की, लेकिन वो बहुत खूबसूरत है। इनमें तो ना कोई पिक्चर मेहनत से की है, ठीक है ना जी। अब ये क्या करते हैं, अब ये टाइटल है ना जी, बहुत सी किताबें आप देखेंगे, एक अदारा है हमारा बच्चों का किताब घर जी, उस पर वो चेहरे के फीचर नहीं देते, ठीक है। वो कहते हैं जी ये इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से सही, वो उनका अपना मतमा नज़र है, लेकिन ठीक है ना, जनरली स्पीकिंग वो एक बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक मैं ये बात कर रहा हूँ कि हमने बच्चों के अदब को भी 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। अब आप कोई पुराना वाक़या उठाएंगे ना जी, रिसाले भी आजकल इसी तरह चल रहे हैं, जैसे हज़रत खालिद बिन वलीद का एक वाक़या उठा लेंगे, ठीक है ना जी, उसको रीराइट करेंगे, अडॉप्टेशन भी नहीं, यू विल रीराइट, वो आपका नहीं होगा, वो उनकी बहादुरी का कोई है, आप रीराइट करके आप बेचारे जो बच्चे मदरसों में हैं उनको आपने सेल करना है, तो उन्होंने इनको पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि उनको और कोई किताब नहीं, वो फैंटेसी में नहीं जा सकते उनको आप। सेकेंडली दूसरे बच्चे ऐसे हैं, मैं आपकी सॉरी टू कट यू शॉर्ट इन दिस रिगार्ड बिकॉज वी माइट हैव अ शॉर्टेज ऑफ टाइम एज वेल। मैं आपको ये अर्ज़ करूँगा, आपने बैनुल-अक़वामी बच्चों की स्टोरीज़ को बहुत ज़्यादा आपने ट्रांसलेट भी किया और बैनुल-अक़वामी लिटरेचर को आपने कलेक्ट किया, इकट्ठा किया, मुल्कों आप गए, मुख्तलिफ़ जगहों पे आपने जाके बैनुल-अक़वामी अफ्रीका से लेके यूरोप तक का और चाइना तक का आपने चिल्ड्रन लिटरेचर मुख्तलिफ़ जगहों से अपने ज़राए से, अपनी जेब से पैसे खर्च के आपने लिटरेचर को ट्रांसलेट करके उसको फिर मंजर आम पर और मनसाए शहूद पर लाए। इस मामले में आप क्या कहेंगे? सर बिल्कुल ऐसा ही था जब मैंने लिखना शुरू किया। इसमें कोई मुश्किलात भी आपको पेश आई? ऑफ कोर्स, ये जब मैंने ये स्टार्ट किया तो मैंने देखा कि 5 से 10 साल के बच्चों के लिए लिखने वाला है ही कोई नहीं। मतलब हमारे जो चिल्ड्रन राइटर्स थे वो तो कई दफ़ा इस्तारे में कहानी लिख रहे थे, तो वो बच्चों को तो समझ 5 से 10 साल के अच्छा फिर 5 से 10 साल के बच्चों को वो कॉमाज में दे रहे थे कहानी, मतलब वो बयानिया के बजाय ये मुकालमा की सूरत, उनको अंदाज़ नहीं था कि अंदाज़ नहीं। अब वो जिस पे आप कॉमे लगाएंगे या फुल स्टॉप लगाएंगे हर फिक्रे के बाद, तो बच्चा तो रात को सोते वक्त जब आप उनको स्टोरी सुना वो तो आंखें खोल के बैठ जाएगा, वो तो आपसे क्वेश्चन करेगा। आपने तो उनको ऐसे तरीके से कोई ना कोई मॉडल बयान उनका जो वो सोते वक्त अनकॉन्शियसली ले, आपने नसीहत तो नहीं करनी। अब जब मैंने देखा, सारा यूरोप मैंने देखा हुआ था, तो मैंने देखा कि बहुत सी कहानियाँ ऐसी हैं जो बड़े राइटर्स की नहीं, ऐसी कहानियाँ हैं जो मुल्क की कहानियाँ हैं, जो माँ बोली कहानियाँ, तो उनको इफ़ दे कैन बी ट्रांसलेटेड इन पर्शियन और इन रशियन, तो वाई नॉट वी कैन ट्रांसलेट दैम इन उर्दू लैंग्वेज फॉर आवर चिल्ड्रन। और उनका बैरियर कोई नहीं, वो कहानियाँ सब छोटे बच्चों की कहानियाँ हैं, हमने उनको मॉडिफाई किया, मैंने उनको मॉडिफाई किया सिर्फ अपने माहौल के मुताबिक।
अगर उन्होंने किसी क्रिसमस ईव का जिक्र किया था तो मैंने उसे ईद बना लिया। लेकिन उनसे मैंने एक्सट्रैक्ट किए मॉरल लेसन ऐसे जो बच्चे को सोशली वायबल कर, लाजमी होने जो चाहिए, उनको अच्छे इंसान बनाते। तो अच्छे इंसान होना है तो अच्छे मुसलमान होना है। तो अच्छा मुसलमान हो नहीं सकता जो 5 वक्त की नमाज ना पढ़े, मतलब उसके वो गिट्टो शिटों पे सोटी मारने की बजाय उसको अच्छा इंसान, मोटिवेशन के तरीके अच्छा मुसलमान में। हाँ जी। मैं आपको एक और अर्ज़ करूँ, हमारे लिटरेचर में, बच्चों के लिटरेचर में, आजकल के जो लिटरेचर है उसमें डेप्थ नहीं है। आप इसको कैसे गैप को फिल करना चाहेंगे? ज़ाहिर ये इक्वली प्रोपोर्शनल है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आपकी स्टडी नहीं, आप कंपैरेटिव स्टडी नहीं, डेप्थ इन डेप्थ स्टडी नहीं है। डेफिनेटली आप देखें, आप परसीव करते हैं आइडियाज़। सारी दुनिया के राइटर, अभी मैं आपको एक इंसिडेंट, इन अर्ली 60s एक नावल बहुत पॉपुलर हुआ पाकिस्तान में, अजीज़ असरी साहब ने लिखा, उसका नाम था आली पर क्या गुजरी। अब जब आली पर क्या गुजरी वो किडनैपिंग पे था। अच्छा, वो भी परसीव्ड आइडिया था, वो एक किडनैप्ड नावल था इंग्लिश का, वहाँ से वो आइडिया लिया। वो इतना खूबसूरत नावल था कि वो दुनिया हैरान रह गई सारी। अच्छा, उसके बाद फिर दूसरे राइटर्स ने कलम उठाया क्योंकि वो आइडिया क्लिक किया, तो उस पर यूनुस असरत साहब ने सलीम क्या बीती लिखा, मुझ पर क्या गुजरी है, महमूद पर क्या बीती, इस तरह नजमा की सरगुज़र, कई जो नावल थे उस पर लिखे गए। होता यही है कि हम आइडिया थ्रू करते हैं, एक फेंकते हैं बच्चों के अदम में, तो उस पर मुख्तलिफ राइटर्स जो अपने अंदाज से लिखते हैं। तो इसी तरह ये आइडियाज़ जो हैं वो दुनिया के ऐसी कहानियाँ जिनका राइटर कोई नहीं, नॉन राइटर कोई नहीं, तो वो आइडिया कंसीव करके उसके बाद अपने अंदाज से लिखना। तो अगर आप स्टडी नहीं कर रहे, देखें हमारे ये मुझे क्यों करना पड़ रहा है, जो जितने हमारे पुराने राइटर थे उनके लिए हम क्यों लिख रहे हैं, या मतलब मैं किताबें क्यों इकट्ठी कर रहा हूँ, क्योंकि ये पहले इकट्ठी नहीं है, ये राइटर्स पहले डिस्कस नहीं किए गए, उनका आज हम इनको डिस्कस नहीं करेंगे तो कल हमें हमारी ज़िंदगी का। आज मुझे एक हमारे बुज़ुर्गों में भी हमारे आगा सादिक हुसैन नकवी साहब प्रिंसिपल थे, 22 किताबों के मुसन्निफ थे, उन्होंने भी बच्चों की किताब एक लिखी, तिफलिस्तान उसका नाम था, जो बच्चों की नज़मों पर मुश्तमिल थी। वो भी इंशाल्लाह आपको मैं डोनेट करूँगा, आपकी लाइब्रेरी में शामिल करूँगा। आपकी इजाज़त से आपको इंटरप्ट करते हुए यहाँ मैं एक क्वेश्चन, देखें वो कितने बड़े राइटर थे और वो लिखते किन के लिए थी, बड़ों के लिए और साथ बच्चों नहीं। मैं आपको बताता हूँ, एक साइकी थी, हम बड़ों के लिए बड़ा ज़बरदस्त लिखते थे, जो लोग बड़े नस्तलीक किस्म का लिखते थे, फ़िलासफ़ी लिखते थे, ड्रामा लिखते थे, जो भी लिखते, मिर्ज़ा अदीब थे, जो भी आपके बुज़ुर्ग थे, ठीक है ना जी। लेकिन वो एक फ़र्ज़ समझते थे कि जी उन्होंने बच्चों के लिए भी लिखना है, कोई शक, ठीक है ना जी, अलहदा से किताब, अलहदा से लिखना, ठीक है ना जी। तो ये एक सदका जारिया जो था वो चला आ रहा था। आजकल हम बच्चों के अदब को इस तरह समझते हैं कि जी ये, और उसकी वजह हम खुद हैं। हमने बच्चों का अदब अच्छा लिखा ही नहीं, हमने पहले पढ़ा ही नहीं। हमें 70s के अदब देखें, हम सब कहते हैं जी कि गोल्डन इरा जो पाकिस्तान में बच्चों के अदब था वो 60-70s में था। तो आज के जो राइटर हैं अगर वो नहीं बिक रहे तो भाई ऑटोमेटिकली समझ जाना चाहिए कि हमने वो उस दौर को विज़िट करें, 70s के दौर को जब गोल्डन इरा था। अगर वो बिक रहे थे तो हम क्यों नहीं बिक रहे, इसका एनालिसिस तो कर लें, आपको समझ आ जाएगी कि हम में क्या कमज़ोरी। अहमद अदनान साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने इस महफ़िल को दवाम बख्शा और आपने अपने कारनामों के मुतालिक, अपनी तख्लीकी सलाहियतों के मुतालिक, अपनी कुतुब के मुतालिक मुझे और नादरीन को अप्रेज़ फरमाया, आगाह फरमाया और हमें महसूस किया। बहुत आपका शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अब आपने ये सारी जिम्मेदारी ले ली, एक्चुअली तो जितना बड़ा काम आपका है वो शायद किसी दूसरी नशिस्त में मुझे करना पड़े टाइम की वजह से, तो आप भी मेरे लिए एजाज़ है कि मैं भी समझता हूँ कि छुपे रुस्तम और यहाँ पे आके आपका इंटरव्यू किया। किसी दिन जो है वो आपके पास आके यही महफिल सजेगी और उसके बाद जो है ना जी आपके काम पे बात होगी। फिर मेरे बहुत बहुत शुक्रिया।